जी नमस्कार। नमस्ते। जी, हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, आलोचक डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। तो ये जो चल रहा है कि पेरेंटिंग को लेकर माता पिता के साथ बच्चों का तो एक मामला चल ही रहा है, जिसमें आपने कहा था कम्युनिकेशन गैप। जी, लेकिन इसी में यह भी एक सवाल उठता है कि अगर नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इस कम्युनिकेशन गैप में एक तो माता पिता और बच्चे के संबंध, लेकिन नई पीढ़ी में यह भी एक गैप देखा जा रहा है, कम्युनिकेशन गैप की। जी, जैसे कोई बाबा आते हैं, आईआईटी बाबा आ गए, जैसे सदगुरु हैं, सदगुरु जो है जग्गी वासुदेव जो है, जी, जो जो करते हैं कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा पर्व करते हैं। तो जी, युवाओं को चूंकि उस तरह से प्रशिक्षण नहीं मिला होता अध्यात्म का, तो अध्यात्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि रजनीश को ओशो को ही मानते हैं, तो कम से कम एक दर्शन के वो टीचर थे, दर्शन की उन्होंने काफी गहरी पढ़ाई की थी। जी, बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने पीएचडी भी शायद दर्शन जी, फिलॉसफी में की थी। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बाद वहां पर अध्यात्म का प्रस्फुटन होता है या कोई शुरुआत होती है जहां से कोई प्रकाश निकलती है। जी, ऐसे समय में जब हर चीज में कम्युनिकेशन गैप है और या जनरेशन गैप भी है, चीजें वो जी, स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन चूंकि बाजार का मामला है और सोशल मीडिया का मामला है, बहुत जी, जोर से फैल जाती है। जी, तो जी, आपको लगता है कि अध्यात्म का पहला कदम अगर हो, जी, आईआईटी बाबा के माध्यम से उसको समझा था, तो उसकी शुरुआत कैसे हो, खासकर नई पीढ़ी के लिए? जी, जी, जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है अनवर भाई जी। मैं चाहूँगा कि अपने अध्यापन के कुछ शुरू के चरणों में मेरे ऊपर इस आध्यात्मिकता को लेके तुलसी और कबीर का प्रभाव ज़्यादा रहा और कुछ कांसेप्ट है इसके, तो मैं कहना चाहूँगा आपसे। जी। पहला तो विनय पत्रिका का एक पद है जो बहुत गहरे जाता है, उसमें उतना ही सहज भी है। सहज और गहरे में ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि सहजता में गहराई भी होती है। तो वो पद है सर, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझि मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे। धोए मिटे न मरे भीति दुख चाहे यह तन हेरे। और अंतिम दो पंक्तियों में उन्होंने सार तत्व दिया है। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल करि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपनी पहचाने। इसमें कहीं ना कहीं निर्भय जी वो तत्व है आध्यात्मिकता का, कि अपने आप को पहचानना, पहले पहले खुद को पहचानना और फिर जीवन और जगत के बारे में अपनी अपनी व्याख्या या अपना जो है ज्ञान है या अपना जो बोध है वो व्यक्त करना। तो ये भी इसमें भी जो है तुलसी ने एक आध्यात्मिक तत्व लिया है कि सो आपन पहचाने। मन ही मन में इसका वो करना पड़ता है। समझ ही मन रही है। और तुलसी ने इस आध्यात्मिकता के बारे में कहा कि साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन तय उपजी, दिन दिन अधिक चली। जहां जहां डोलू सोई परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा, भाव न राखूं दूजा। और अंतिम में जो उन्होंने कहा था ईश्वर को लेके, आध्यात्मिकता को लेके, धर्म को लेके, कि मन में अगर विश्वास है तभी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ निर्भय जी। 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 अब आइए आपके इस प्रश्न के पास। तो हुआ क्या है कि आपने बड़े अच्छे दो तीन शब्द लिए इसमें कि तो बाजारवाद चारों तरफ फैला हुआ है। दूसरा, माध्यम इतने बढ़ गए हैं कि सच्ची बात या सच्चे तथ्य या सच्चे वो पहुंचना एक मुश्किल काम हो गया है कि ऐसे ऐसे वातावरण में ऐसे समय में कहाँ खोज की जाए। क्योंकि आध्यात्मिक तत्व जो है ना, वो मनुष्य की एक तरह की भीतरी नदी की यात्रा जैसा है। अंदर से, ये अंदर से उपजता है। और अंदर से जब चलता रहता है आदमी की, उसको प्राप्त करने की क्षमता, आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करने की क्षमता, तो धीरे धीरे वो विकसित होता जाता है। और इस विकसित होने की प्रक्रिया में ही कहीं कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिसमें कि वो उस तत्व के बारे में बोध करने लगता है। पाना तो बड़ा मुश्किल है, जानना और बोध करना ये बहुत बड़ी चीज है आध्यात्मिकता को लेके। जैसे आपने रजनीश जी का एक पक्ष लिया, उसमें क्या है, बिल्कुल है। उनको पढ़ने में एक आनंद आता है,
उनको पढ़ने में लगता है सुख है, और प्रचलित धाराओं के, प्रचलित धारणाओं के वो जो विपरीत जाते हैं, उसका एक अलग सुख है। ऐसा ही सर ये जो सात्विक अगर लें प्रवृत्ति इसमें आध्यात्मिकता की, तो भीतर से उपजता है ये। और इसको बारे में आज के जो आपने 2-3 बाबाओं का साधुकरण किया, उनके लिए ये है कि उन्होंने तो पाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया ये तो प्रश्न जटिल है, उसके बारे में कैसे अपन बोध करें, क्योंकि उनका जीवन परिचय तो अपने पास है नहीं। लेकिन वो इसकी व्याख्या भी सार्वजनिक रूप से सही तरीके से नहीं कर पाते, ये प्रश्न है मेन। वो पहुंचा ही नहीं पाते जनता तक अपनी इस बात को, और वो कहीं बीच में गड्ढमड होकर के वो बिखर जाती है। और लेकिन लोग जो है इतने अंधविश्वासी और इतने ज्यादा इसमें अज्ञानता में आनंद लेने वाले हैं कि वो इसी को सत्य मानकर पीछे रख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है जनरेशन गैप या कम्युनिटी गैप का, वो भी बहुत ज्यादा रेखांकित करने योग्य है, बहुत ज्यादा इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि पुराने समय में भी इस तरह के कुछ मिलते हैं मिथक निर्भय जी, कि बहुत पहले से मुझे लगता है हमारे फोर फादर के समय या बहुत पुराने समय में ये कहा जाता था कि पिता के पैर में यदि बेटे का जूता आने लगे, या पिता का जूता अगर बेटे के पैर में आने लगे, तो बेटे से एक समानता का व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। तो ये परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है। अब वर्तमान में दौर में आकर के वो बिल्कुल फ्रेंडली एटीट्यूड में बदल गई है, दोस्ती। मैंने कई अभिभावकों की ये सुना है, जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बड़े और बड़े बड़े महानगर रहते हैं, वो शाम के समय थके मादे आकर के टेबल पर बैठ करके और पान करते हैं। ये स्थिति कम्युनिटी जो आपने शब्द प्रयोग किया था, जनरेशन गैप किया था, उसको लेकर के एक बड़ा जबरदस्त एक चेंज आया है दैनिक व्यवहार में, खान पान में, जीवन यापन में। तो वो दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया है। उसमें एक अनौपचारिकता और एक बिल्कुल बेलाग और बेलौस जिंदगी की पद्धतियां जुड़ गई हैं। इसलिए ये प्रश्न जो है ना, वर्तमान समय में जितना प्रासंगिक है उतना ही सोचनीय भी है, क्योंकि इसका निष्कर्ष या इसका हल निकालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें सारा कुछ खुला हुआ है, कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई जिसे आप पुराने समय में बड़ा एक नाम देते थे, मर्यादा, एक गैप, या एक दूरी थोड़ी सी बनी बनी रहती थी पिता पुत्र के बीच में। एक जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, तो मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं लगभग 29-30 वर्ष का था। लेकिन हमारे घर में ये परंपरा थी कि हम अपने बच्चे को पिता के सामने गोद में नहीं दे सकते थे। ये एक धारणा उस समय की बनी हुई थी। आज तो इसका वो ही नहीं है कोई चलन या मूल्य। तो पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, इसके बीच में द्वंद्व है निर्भय जी। हालांकि ये भी होता है कि परंपरा एक समय जाके आधुनिकता बन जाती है, आधुनिकता तक का गैप होते होते निकलते निकलते वो परंपरा बन जाती है। लेकिन जनरेशन गैप वाली बात में इतना घालमेल हो गया है, और इतना ज्यादा उसमें एक बेलौस जैसे कहें, या एक बिल्कुल जिसमें कि खुलापन या स्वच्छंदता आ गई है, कि ये खत्म हो गया है, ये एक जो पक्ष है। लेकिन होना तो चाहिए, जैसे गुरु के प्रति शिष्य का सम्मान, पिता के प्रति पुत्र का सम्मान का भाव, तो आदर का भाव तो रहना ही चाहिए। वो धीरे धीरे उसका क्षरण होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को इतना ज्यादा मुखर कर लिया है, अपनी आइडेंटिटी को इतना ज्यादा उसने तवज्जो देनी शुरू कर दी है कि वो मिट गया है। वो जो एक पुत्र के बीच में एक भाव होता है, वो भाव तो जरूरी है, आदर का, सम्मान का, या कोई भी नाम दे दीजिए आप उसको, उसमें तो एक हल्का सा गैप और एक हल्की सी दूरी तो जरूरी है। लेकिन वो बड़ी स्वस्थ दूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोप रहे हैं। जैसे कि कल बात हुई थी हमारी आपकी कि पिता जो है पुत्रों को अपनी बात को बिल्कुल थोप देते हैं, या बिल्कुल ये या इंजीनियर या डॉक्टर बनने तक ही महदूद रखना उनकी कल्पनाओं में, उनके ख्यालों में, उनके विचारों में, और पुत्र की रुचि जो है वो दूसरी तरफ जा रही है। जैसे विदेशों के बारे में कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं निर्भय जी, की बच्चे की रुचि देखी जाती है, यंत्र की तरफ है उसकी, कि किधर है, कि बिल्कुल वो गुमसुम रहता है, कि वो क्या करता, तो वहां से ही उसका एजुकेशन शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ शायद इस तरह का भी चलन नहीं है कि बच्चे की रुचि को देखा जाए, युवा में उसकी रुचि को देखा जाए, तो बिल्कुल थोप देते हैं कि ये बनना है तुम्हें ये करना है। तो ये द्वंद्व भी है निर्भय जी। जी एक यह भी सवाल कि अगर हम थोड़ा इसमें और कुछ लोगों को लाए, जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि न्यू बेबी या न्यू बोर्न फॉर न्यू ह्यूमैनिटी या गुड ह्यूमैनिटी, जी जी ठीक है। लेकिन यह भी है कि अगर एक आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल अपने माता पिता से इस तरह डिस्कनेक्ट हुए,
तो जी आप जो मैसेज दे रहे हैं ये भारत जैसे देश में सिर्फ इनका हाँ उदाहरण नहीं है। ऐसे बिल्कुल। करोड़ों लोग हैं, ऐसे करोड़ों युवा होंगे, करोड़ों बच्चे होंगे जिनके साथ हम्म, पिता ने ऐसा व्यवहार किया होगा। जी 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 तो आप अगर मान लीजिए आईआईटी बाई एनी मीन्स हो गए, तो जी आप जो सीख दे रहे हैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ की नई पीढ़ी को, अगर जी सब उसी तरह से माता पिता का अनादर करने लगे, तो भारत जैसी जो लोक मर्यादा की सोसाइटी है उस पर क्या जी असर होगा? जी। जी ये स्थिति तो है इस समय बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण ही मानी जाएगी। और एक शब्द इसमें बहुत प्रचलित हो गया है वैश्विक स्तर पर निर्भय जी, सेल्फ मेड। सेल्फ मेड शब्द आ गया है नई पीढ़ी में। और इसमें इसके इसके दुष्परिणाम जो है, इसके इसके बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम ये निकल रहे हैं कॉलेज लेवल पर। मैंने जो अनुभव लिया 35-38 साल का, कि बच्चे कक्षा में कुछ पाने से विमुख होते जा रहे हैं निर्भय जी। देखिए, आप गुरु को और पिता को यहाँ पे आप एक ही स्तर पर रख दीजिए, कोई ज्यादा वैसा नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति वही भाव और पिता के प्रति वही भाव, तो यहाँ पे समान कर दीजिए। तो यहाँ पे शिक्षा को भी आपको लेना पड़ेगा। और इस समय देशव्यापी स्तर पर जो है कक्षाओं की स्थिति जो है वो काफी दयनीय स्थिति में है। लड़के जो हैं, या तो जो ये 10-15% ब्रिलियंट तबका है, वो तो सेल्फ मेड होकर घर में किताबें रखकर नोट्स बनाता है लाइब्रेरी की। और दूसरा तबका जो है मुक्त भाव से अपने कैंपस में इधर अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपना एक लोक व्यवहार, अपने जो भी मित्रता उसमें डूबा रहता है। तो इस तरह का विभाजन या वर्गीकरण हो गया है कि वहां भी यही स्थिति है लड़के के सेल्फ मेड बनने की, कॉलेज में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में। और घर में भी ये चीज आ गई है निर्भय जी। आपने जो एलन मस्क का उदाहरण दिया, वो तो वो भी अपनी जगह फैला है यूरोपीय कंट्री में, यूरोपीय देश में। लेकिन हमारे यहाँ, ये आपने सही कहा कि हमारे यहाँ इससे क्या है कि बिल्कुल संक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है, संक्रमण आ जाता है। क्योंकि दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के बीच में जब द्वंद्व होता है, तो उसका परिणाम जो है बहुत घातक भी होता है। उसे संक्रमण काल भी कह सकते हैं, और उसके बारे में निष्कर्ष निकालना या वो करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए सारे जितने भी आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो एक वर्ग विशेष जो कि सोच के धरातल पर कमजोर होता है, वो अनुकरण करने लगता है, और बाकी इसके बाद समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो ये स्थिति है निर्भय जी। जी क्या यह भी एक समस्या है जो अपने यहाँ की जो शादियां होती हैं जी जी उसमें एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो साइकोलॉजी का एक पार्ट है, जी कि जैसे अगर हम बाबा तुलसीदास के जीवन से ही समझें कि जी इतना बड़ा सफरर, इतना बड़ा सफरिंग करने वाला एक कवि, जो हम्म, कुरूपता के चलते उनके माता पिता ने 2-3 साल की उम्र से ही उनको घर से बाहर कर दिया जी था। जी तो 3 साल की उम्र से उनको घर से बाहर कर दिया था। वो हम्म, कहते हैं विनय पत्रिका में, चूंकि आपने कहा था, उसमें एक पंक्ति है कि सपने हो न भक्ति। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप हम्म, आईआईटीएन हो गए, वो आप पर हावी हो गया। उस माता पिता ने जो आपको जन्म दिया, ठीक है, बहुत आपके साथ अत्याचार किया, अपनी माँ के साथ भी उन्होंने अत्याचार किया, लेकिन हम्म, उस पिता के ट्रॉमा को अगर मान लीजिए उस पिता में अगर इतने ट्रॉमा आए, वो कहाँ से आया? एज ए चाइल्ड आपने समझने की कभी कोशिश की? क्या ये सवाल नहीं बनता है? बिल्कुल। इसमें बस ये देखिए, इसमें इसमें जो है वर्तमान समय में जो वैचारिक द्वंद्व या वैचारिक एक रेखाएं बन गई हैं, सीमा रेखाएं, उसने ये सारा कुछ पैदा किया है सर। अब आइडेंटिटी जो है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैंने आपसे इसके पहले सेल्फ मेड कहा था सर। अब वो उसके उसका 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 और परिष्कार इस रूप में हुआ है, किसी रूप में परिष्कार कहें आप, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है, वो आपने कल मुझसे कहा था कि आइडेंटिटी थोपते हैं पिता अपने बेटे पर। अब बेटा जो है वो इतना ज्यादा शिक्षा के लेवल पर भी, अपने ज्ञान के लेवल पर भी, या अपने बौद्धिक स्तर को लेकर के भी अपने आप को बौद्धिक गुरुता से इस कदर परिपूर्ण मानने लगा है कि ये द्वंद्व तो जो हो गया है। और इसलिए मैं आपसे विवाह के बारे में ये भी कहूंगा कि विवाह की परंपरा सर बहुत ज्यादा खतरे में है इस समय। हमारे यहाँ भी एक सोशियोलॉजी का इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था, उसमें देश विदेश के लोग आए थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था भारत के संदर्भ में, कि भारत में परिवार फ्रैक्चर्ड हो गए हैं पूरी तरह से। भारत में परिवार फ्रैक्चर्ड हो गए हैं, और ये स्थिति आ रही है
निर्भय जी शादी के बाद, क्योंकि वहां भी आइडेंटिटी का या अपने जीवन का या अपने बच्चों के जीवन का प्रश्न बहुत तेजी से उभर कर सामने आ गया है। इसलिए भारत के अधिकांश परिवार फ्रैक्चर्ड हो गए हैं। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और परिवार पारिवारिक जीवन, पारिवारिक स्तर, परिवार इसका अस्तित्व भी बहुत बड़े लेवल पर खतरे में आ रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और ये कहना चाहता हूँ, जो 21वीं सदी में जरूरी भी है और ध्यान देने योग्य भी है, कि लड़के का पिता बहुत बड़े प्रतिशत तक ये चाहता है कि उसकी जो पत्नी आए वो नौकरी पेशा हो। इस कारण से जो घरेलू लड़कियां हैं जिनकी नौकरियां नहीं है, उनकी शादियों में बहुत समस्या आ रही है। और वो जो है अविवाहित का एक बड़ा तबका बन गया है, 30, 31, 35, 40 वर्ग का। तो ये मैं आपसे एक बड़ी आसपास देखी हुई, क्योंकि मैंने भी अपनी 2 बेटियों की शादी की, आसपास देखता रहता हूँ अपने विद्यार्थियों को, तो ये द्वंद आया है कि दोनों की नौकरी बहुत जरूरी है। जैसे 70, अगर आप विश्वास करें तो 60-70% ये लागू हो गया है कि दंपत्ति जो है वो दोनों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी पेशा है। तो आपने जो विवाह की बात कही थी, उसका मेन कारण यही है कि फ्रैक्चर्ड फैमिली इसलिए हुई कि दोनों नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक बिजी रहती है। परिवार कहाँ से, परिवार के लिए सोचने का ना वक्त है। एक बच्चा या उसके लिए भी सोचते हैं वो कि एक बड़ा अच्छा देवेंद्र सर ने किताब में लिखा था कि वर्तमान समय विज्ञापन का समय है। विज्ञापन के जोर से मिट्टी को सोना सिद्ध करके बेचा जा रहा है, और इस विज्ञापन के जोर से नव दंपत्ति ये निर्णय नहीं कर पाते कि वो पहले जो है एक बच्चा पैदा करें या एक फ्रिज ले लें। ये द्वंद है उनके सामने। तो ये सारी समस्याएं जो है वर्तमान दौर में 21वीं सदी के बाद की जो है जो पैदा हुई है, जो बड़ी भयानक और बड़ी विचार करने वाली समस्याएं हैं निर्भय जी। जी एक इसी सवाल से जुड़ा हुआ था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात जब हमने की, जी तो दोनों पक्ष में वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये हॉर्लम्बस जैसे समाजशास्त्री भी थे, उन्होंने भी कहा था, और जी यह भी था कि मैरिज इज ए पर्सनल प्रॉब्लम बट चाइल्ड इज ए सोशल प्रॉब्लम। जी तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पति जी और पत्नी के बीच में, तो जी उनके जी बच्चे जो होंगे उसमें जी खतरा कहीं ना कहीं रहता है कि उसमें आईआईटीएन बिल्कुल बाबा जैसे बच्चे अधिकांश होंगे। ये भी एक बिल्कुल। खतरा देखिए, बनता है। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, संकट आते हैं सर। देखिए, क्योंकि जिस तरह की परवरिश होती है उनकी, बिना किसी संस्कार शब्द को बड़ा भोतरा कर दिया, लेकिन वो तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण अपनी जगह पे है कि माता पिता के मिलते हैं संस्कार अगर अच्छे ढंग से दिए गए। तो ये सारे प्रश्न है, बड़े बड़े तीखे और बड़े ज्वलंत प्रश्न है परिवार के, समाज के, दंपत्ति के। दूसरा क्या हुआ है सर, ये कि जिसको भी रेखांकित करना पड़ेगा कि अब पति पत्नी के बीच भी आइडेंटिटी के या सेल्फ मेड होने के प्रश्न आने लगे हैं। और दूसरा क्या है कि शादी को लेके अपने यहाँ बड़े 3-4 कंसेप्ट थे। एक सामाजिक समझौता है, और एक आदर्शवादी ढंग से तो सेक्रीफाइस है। तो ये शब्द तो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए। ना तो समझौता है और ना सेक्रीफाइस है ज्यादा, क्योंकि लाइफ इतनी प्रैक्टिकल हो गई है और इतनी तेज जिंदगी भाग रही है इस समय। सुबह नौकरियां सुबह 9 बजे से शुरू होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की अनियंत्रित चलती हैं 8-8, 9, 10 बजे तक। और पिज्जा बर्गर में पूरा रूटीन गुजर रहा है, घर में किचन का अस्तित्व खतरे में है। तो ये सारे प्रश्न भी इसके साथ आ जाते हैं निर्भय जी। जी तो आपको लगता क्या है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में जो है, हम इसी तरह से अपने विचारों को भी न संतुलित कर पाएंगे, न अनबैलेंस थॉट प्रोसेस भी हो जाएंगे, और अनबैलेंस सेल्फ मेड की परिभाषा भी हो जाएगी, और अनबैलेंस आइडेंटिटी क्राइसिस भी पैदा होती जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ये थोड़ी आशा करें कि वर्तमान समय, अच्छा ये इसको अच्छा प्रश्न भी मान लीजिए या चाहे विपरीत मान लीजिए, कि इस समय जीवन इतना सुविधाभोगी हो गया है कि घर बैठे आपको सारे काम करने हैं, ये आपने बाहर करने हैं। हर चीज, एवरीबडी हर चीज आपको घर पर अवेलेबल है। और बाहर भी आपकी हर चीज, जैसे आपको अब रेल टिकट वगैरह हुए और आपकी यात्राएं हुई, आपका जो भी हुआ वो इतना वेल मैनेज हो गया, इतना सारा कुछ हो गया कि आपको पत्ता नहीं हिलाना। तो मैं ये भी आपसे इस बाबत कहना चाहूंगा, मेरी निजी धारणा है, हो सकता है इसमें लेके मतभेद हो, कि जिंदगी को इतना सरलीकृत कर दिया है आदमी ने कि उसके सरलीकृत होने से
और अन्य तरह की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि उसमें डिप्रेशन, एक सर्वे में मैंने कहीं पढ़ा था कि 40% आदमी डिप्रेशन का शिकार है, और अंदर ही अंदर जो है वो घुलना घुटना ये सब चलता रहता है, और बहुत खराब स्थिति में है, मानसिक स्थिति में। और एक धारणा ये भी बड़ी प्रसिद्ध है कि वर्तमान समय में अज्ञानता में जो आनंद है वो ज्ञान में नहीं है। ये सूत्र भी बड़ा बड़ा लोकप्रिय हो रहा है कि मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, मस्ती में चलने दो जीवन को जैसा चल रहा है जैसा। तो आदमी ने अपना जो एक जीवन को एक अच्छे स्तर पर चलाने का, पटरी पर नहीं भी गए तो अच्छे स्तर पर चलाने का जो वो एक पैटर्न है, उसको उससे वो भटक गया है बुरी तरह से। तो इसलिए ज्यादा आशा हो कि, और ज्यादा सुखद स्थितियों के आने की आहट मिलती रहे, तो यही अच्छी स्थिति मानेंगे निर्भय जी। जी अंत में बच्चन की 4 पंक्तियां मैं कहता हूं, आप गिरजा कुमार माथुर की 4 पंक्तियों या जितनी पंक्तियां आपके पास जो याद हो, हम लोग अपनी वार्ता को अध्यात्म को समझने के लिए अगर एक प्रोसेस के तहत इसको समझे कि मधुशाला जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक मने एक राह, मने कई राहें नहीं, एक राह। बिल्कुल। अगर अध्यात्म है तो एक राह है, फिर उसी की दुनिया होती है, फिर किसी और दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अंत में सर गिरजा कुमार माथुर की कुछ पंक्तियां आप गुनगुनाए तो उसके साथ। जी, ये आपने इसके निहितार्थ बहुत बहुत दूर दूर तक जाते हैं सर। मधुशाला वगैरह नाम नहीं दिया, लेकिन ये देखिए इसी के साथ जुड़ी एक पंक्ति और है कि आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। अब ये भावना अगर मन में आ जाए तो आदमी काफी सात्विक हो जाएगा निर्भय जी, है ना, कि उसको ये ख्याल है कि मुझे एक दिन जाना है और अच्छे काम करना है, मेरे लिए मेरा जाना अनिवार्य है। जैसे राजनीतिक में सत्ता सुख में आदमी सोचता ना कि अरे मैं तो हमारा अजर अमर मैं कभी नहीं जाऊंगा, है ना। तो गिरजा कुमार माथुर की कविताओं में कुछ इस तरह के भाव अगर है तो उसके बारे में है ना सर। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन, इसमें मिलता है सर। ये यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तृष्णा का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर एक चंद राह में छिपी एक रात कृष्णा है। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। और उनकी 2 पंक्तियां अंत में मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आपने 4 पंक्तियां बच्चन की कही कि याद यह क्षण रहे चाहे दूर से, याद यह क्षण रहे चाहे दूर से, दूर ही से सही आए रोशनी। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब सर जी। तो हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। फिलहाल जो आपने सर समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।